आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की। जैसा कि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो जो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है उसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस पर्पस एंड द इवोल्यूशन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। के बताएं जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसका इवोल्यूशन मतलब एक तरीके से हिस्ट्री क्या है। तो आंसर में है इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। मान लीजिए आप जाते हैं किसी दुकान पे सामान लेने, वो आपको सामान देता है और आप उसके बदले उसे करते हैं पैसे देते हैं। तो ये जो सेलिंग का प्रोसेस है ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो गया, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रपोजल दे रहे हो कि क्या आप मुझे 1 किलो चावल या फिर 1 किलो गेहूँ देंगे हैं। उसके बदले में वो सामने वाला जो पर्सन है, जो दुकानदार है, वो क्या करता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपके बीच में क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया और आप उसे क्या दे देते हो, पैसे दे देते हो कंसिडरेशन के रूप में। तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट की। अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे डेली लाइफ में होता रहता है, बस हमें पता नहीं होता। जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दे रखा है। मान लीजिए एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें बताया गया है कि अगर आप न्यूज़पेपर ख़रीदने जाते हैं, आप उसे पैसे देंगे, वो आपको न्यूज़पेपर देगा, तो आपके बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारी ज़िंदगी में एक वाइटल रोल प्ले करता है। वाइटल रोल कैसे प्ले करता है कि मान लीजिए आप किसी से भी कुछ भी प्रॉमिस करते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं आम जिंदगी में, तो ये भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आप दो व्यक्ति कभी भी एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या था। जो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, ये डिराइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टस, है, जिसका मतलब होता है टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट। के मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप क्या करोगे, वर्क करोगे। वही एग्जांपल कि आप मुझे 1 किलो गेहूँ देते हैं तो मैं उसके बदले आपको क्या दूंगा, 50 रुपीज़ पे करूँगा। ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जो दोनों पार्टीज़ हैं वो किस किस बेसिस पे वर्क करेंगे, वो वर्क करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ले डाउन इन लैटिन फ्रेज पैक्टा सुंट सर्वेंडा। की एक डॉक्ट्रिन है या फिर लैटिन फ्रेज है जो कि बताती है पैक्टा सुंट सर्वेंडा। इसका मतलब होता है एग्रीमेंट टू बी केप्ट, कि मतलब कोई भी एक एग्रीमेंट जो कि दो व्यक्तियों के बीच में रखा जाता है। द पर्पस और द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू एंश्योर मैन फुलफिल्ड इस प्रोमिस। जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि कोई भी दो पर्सन वो अपने प्रोमिस को क्या करें, फुलफिल करें, हैं। वट अ मैन हैज़ प्रोमिस शैल कम टू पास, कि मतलब जो भी उस पर्सन ने प्रोमिस करा है वो उसे पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अब बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एंसन ने दी है। एंसन बताते हैं दैट इज ब्रांच ऑफ द लॉ विच डिटरमाइंस द सर्कमस्टांसेस इन विच अ प्रॉमिस शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन द पर्सन मेकिंग इट। कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक लॉ की ब्रांच है जो कि क्या बताती है, एक प्रॉमिस के सर्कमस्टांसेस को बताती है कि किन बेसिस पे प्रॉमिस हो सकते हैं। और वो प्रॉमिस के लिए जो पर्सन प्रॉमिस कर रहे हैं वो एक लीगली बाउंड है, वो लॉ के थ्रू बाउंड हो रखे हैं, लॉ के तहत वो बाध्य हैं। अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे तो उन्हें या तो पनिशमेंट मिलेगी या फिर एक कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया में। कि हमें पता है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो 1872 का लॉ है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि 1872 में ही लॉ बना या फिर कॉन्ट्रैक्ट तभी बना और तभी से अप्लाई होने लगा और तभी से हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये एशियंट पीरियड, वैदिक पीरियड से भी पहले से कॉन्ट्रैक्ट होते आ रहे हैं।
जैसे कि मतलब हमें एक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं पता था, लेकिन हम आम जिंदगी में उस कॉन्ट्रैक्ट की जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, उसे पूरा कर रहे थे। अगर बात करें, द हिंदू लॉ वर एक्सप्रेस्ड ओवर द सेंचुरीज बाय कंपाइलर्स ऑफ स्मृतिज। अगर हम स्मृतिज की बात करें, जिन्होंने स्मृतिज बनाई हैं, तो वो बताते हैं अपनी स्मृतिज में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। जैसे कि धर्मशास्त्रास हैं, या फिर अर्थशास्त्र है जो कि कौटिल्य ने बनाई थी, वो भी किसके ऊपर है? व्यापार के ऊपर ही तो है। और व्यापार में ही हम क्या करते हैं, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं यह भी बताया गया उन वेदास में या फिर उन स्मृतिज में, ये बताया गया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ऐसे लोग। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो माइनर या फिर कोई इंसान है जिसका जो अनसाउंड माइंड से है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही उस समय भी स्मृतिज में बताया गया था जो माइनर्स है, जो कि मतलब 18 साल से कम की एज के हैं या फिर सन्यासीज हैं, वो क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वो। और जो भी शास्त्रास हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट की कहीं ना कहीं बात की गई है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई ब्रीच करता है तो उसकी लाइबिलिटीज़ के बारे में भी बात की गई है। कि मतलब देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ही बाद में आया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। ऋग्वेद में इस लाइबिलिटी को क्या कहा जाता था? ऋण कहा जाता था। जिसका मतलब होता था कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, फेलियर करता है किसी उधारी को वापस देने में, तो माना जाता था कि अगले जन्म में वो क्या बनेगा, पुनर्जन्म लेगा, और जिससे उसने उधार लिया है वो उसका मालिक होगा, और वो एक स्लेव होगा, नौकर होगा उसका, और उसे उसके घर में काम करना पड़ेगा। ऐसा माना जाता था कि उस समय की ये एक लाइबिलिटी होती थी। अब एक डॉक्ट्रिन आती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रेसिडेंट एन एग्रीमेंट वॉज रिकॉग्नाइज्ड अंडर हिंदू लॉ। कि अगर हम बात करें कि अगर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस की भी बात की जाए तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट कहाँ से मिलता है? कि हिंदू लॉ से भी मिलता है। कि मान लीजिए जब हिंदू लॉ था है, उस समय भी जब हिंदुत्व था तब भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। इट वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज देयर शुड बी कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कि मतलब उस समय बताया गया है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी भी सेल या फिर डेप्ट मतलब उधारी का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंसिडरेशन करना पड़ेगा। बिना कंसिडरेशन के भी उस समय एग्रीमेंट होते थे या फिर कॉन्ट्रैक्ट होते थे, लेकिन वो किस पर्पज़ से होते थे? वो गिफ्ट के पर्पज़ से होते थे। और हिंदू लोग कहीं ना कहीं बताता है, हिंदू लॉ बताता है कि इनके कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन डेप्ट के कंसेप्ट के। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो उसे आपको कहीं ना कहीं ब्याज भी अदा करना पड़ेगा। और वो बताता है कि एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या फंडामेंटल्स हो सकते हैं एशियंट इंडिया में। कि मतलब अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी का है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। और इनका जो एक्सप्लेनेशन है या फिर इन्हें जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्राइब कर रखा है वो हमारे एशियंट जो भी स्मृतिज़ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, इनमें भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर हम बात करें मिडविल इंडिया की, तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो मिडविल इंडिया में थोड़ा ज़्यादा उभरा, एक तरीके से उसकी प्रोग्रेस हुई। जब मुस्लिम रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया, जब मुग़ल एम्पायर या फिर मुस्लिम जो एम्पायर था वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया था, तो उन्होंने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है उसे क्या करा, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करा, मतलब उसे कहीं बड़े रूप से प्रभावित करा। साथ में जो उसके जनरल प्रिंसिपल थे उन्हें भी सामने लाए कि एक कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए क्या जनरल प्रिंसिपल होने चाहिए, वह भी इस्लामिक लॉ ने उन्हें इन्फ्लुएंस करा। उस समय उन्होंने कुछ रूल्स भी बताए कि कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ये रूल्स हैं। जैसे कि एजेंसीज बनाने के लिए कुछ रूल्स होंगे, या फिर एक प्रोप्राइटरी नेचर की जो पार्टनरशिप करनी है, या फिर जो दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी उधार को लेके या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर,
या फिर बेलमेंट को लेकर अगर कोई भी करते तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल होंगे। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिडविल इंडिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसे उभारा गया है कहीं ना कहीं। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर ब्रिटिश पीरियड, अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रिटिश पीरियड के समय है और उभरा। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश कॉमन लॉ की, तो उन्होंने चार्टर्स के थ्रू 18 सेंचुरी में क्या करा, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे में चार्टर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लॉ को सामने लाए। चार्टर क्या होते थे, जैसे आज के समय के जो भी बिल्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा में पारित होते हैं, वैसे ही लंदन या फिर इंग्लैंड से चार्टर आते थे और उन्हें इंडिया में प्रेजेंट किया जाता था ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा, और उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने लाए। लेकिन उस समय की एक बुरी बात यह थी, जब कॉन्ट्रैक्ट का लॉ सामने आया तब जो हिंदू लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते थे, मान लीजिए दो पार्टीज हैं वो दोनों हिंदू है, तो उन्हें गवर्न कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू नहीं किया जाता था, उन्हें गवर्न किया जाता था हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। और मोमडन लॉ गवर्न करता था दो मुस्लिम पार्टीज़ को। अगर ऐसी पार्टी है कि मतलब एक पार्टी हिंदू है और सेकंड पार्टी क्या है, मोमडन है, तो जो डिफेंडेंट है, मान लीजिए कोई भी मोमडन पर्सन है, वो डिफेंडेंट है, तो उसे उस पूरे केस को मोमडन लॉ के थ्रू ही गवर्न किया जाता था। और यही एक बात थी जिसमें कि एक कॉमन लॉ फॉलो नहीं किया जाता था, एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। अगर हिंदूज पार्टीज़ हैं तो उन्हें हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न किया जाएगा, और मुस्लिम पार्टीज़ है तो उसे मुस्लिम लॉ के थ्रू गवर्न किया जाएगा। अगर एक पार्टी हिंदू है एक पार्टी मुस्लिम है तो उन्हें डिफेंडेंट का जो धर्म है या फिर डिफेंडेंट के जो लॉ हैं उनसे गवर्न किया जाता था। बट कुछ समय बाद 1853 के चार्टर की बात करें तो इसी सिस्टम को बदलने के लिए, एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाने के लिए उन्होंने क्या करा, थर्ड लॉ कमीशन को बनाया, जो कि थर्ड लॉ कमीशन ने क्या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सामने लाई, और 1872 में इसे क्या कर दिया गया, एनफोर्स कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सही से लागू नहीं हो पाया था। 1872 में आ गया था, चार्टर के थ्रू आ गया था, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल भी हो गए थे, बट लेकिन अच्छी तरीके से इसे इस्टेब्लिश नहीं किया गया। अगर हम 1950 से पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं ना कहीं अभी भी लेजिस्लेटिव जो इनेक्टमेंट थी उनकी कहीं ना कहीं कमी लग रही थी। हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन थी वो भी थोड़ी कम थी। अभी भी ये होता था, जो हिंदूज पार्टीज़ हैं उनके बीच में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उन्हें हिंदू लॉ के थ्रू ही गवर्न किया जाता था, और मोमडन लॉ गवर्न करता था मोमडन्स के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स को। अब अगर बात करें 1950 के बाद, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी सामने आ चुका था, एनफोर्स हो चुका था, है उसके बाद अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तब जाके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे रूप से अस्तित्व में आया और इस्टेब्लिश हुआ, और सभी लोगों उसका पालन करना उसका बाध्य था। अब जब भी 1950 के बाद जब भी किसी भी पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो वो गवर्न होता था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो जो आर्टिकल 372 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जिसमें कि आप बदलाव कर सकते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट में आप बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 1872 में एनफोर्स कर दिया गया था, है उसके कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो हैं उन्हें डील करा जाता है इसके थ्रू, है। और ये एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, मतलब एग्जॉस्टिव लॉ है। समय बाद एक नया क्वेश्चन सामने आया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या वो एग्जॉस्टिव नहीं है, क्या उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो बाद में बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ है वो एग्जॉस्टिव है, उसमें बदलाव किया जाता है। अगर इसकी हम प्रियम्बल भी देखें
इसकी प्रियम्बल में भी साफ साफ कहा गया है कि जहाँ पे भी नेसेसरी हो, जहाँ पे भी आपको अमेंडमेंट करना हो, वहाँ पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। बस इसमें अमेंडमेंट इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि जो पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ डील करते हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आता है तो उन्हें इन लॉज के थ्रू गवर्न किया जाता है और उन डिस्प्यूट्स को सुलझाया जाता है। इसलिए कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज़रूरी तौर पर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो ये एक एग्जॉस्टिव लॉ है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। अब आता है क्वेश्चन 2, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप की बात कीजिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात कीजिए और उसके नेचर को बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।